पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? यहां पर समझने की जरूरत है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। अब यहां पर आपको समझना है भार और द्रव्यमान के बारे में। भार होता है mg, समझने का प्रयास कीजिएगा। भार होता है mg और द्रव्यमान होता है m, यानी कि मास। तो भार चेंज होगा, क्यों चेंज होगा? क्योंकि g का मान पृथ्वी पर इसका वैल्यू होता है 9.81, लेकिन चांद पर क्या होगा? 1/6 होगा। तो ये पूरा जो है mg क्या होगा? चांद में अलग होगा और पृथ्वी पर अलग होगा। यानी कि चांद से किसी पत्थर को पृथ्वी पर लाएंगे तो भार में चेंजिंग होगा, चेंज होगा, लेकिन मास यानी कि द्रव्यमान उतना ही रहेगा, m में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन पढ़ के समझना है। न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन में भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ये भी गलत है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदलेगा? क्योंकि भार होता है mg और g का मान चेंज होगा। पृथ्वी पर कुछ और होगा और चांद पर कुछ और होगा। ठीक है ना? तो क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है। अब यहां पर आपको समझना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गतिशील है, अगर उसमें स्पीड है, चाल है, तो समझ लीजिए कि उसमें गतिज ऊर्जा है। यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, 1/2 mv² होता है। ठीक है? अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड अगर गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। जैसे खींचा हुआ धनुष, उसमें गति नहीं है, सिर्फ खींच के रखा हुआ है। ठीक ना? चलता हथौड़ा, हथौड़ा देखिए, हथौड़ा चलता हुआ, ये चल रहा है। हथौड़ा को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हथौड़ा चल रहा है, उसमें गति है, तो हथौड़ा में गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, इसमें भी गति है, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा है। चलती हुई गोली, उसमें भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें आपसे क्या पूछा है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? अब यहाँ पर देखिए, आपने अगर कभी लिफ्ट में अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में गया है, अगर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर में गया है या ऊपर से नीचे में आया है, तो कभी आपने अनुभव किया होगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है और त्वरित गति में, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, तो समान वेग से अगर ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें आपका भार कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर समझने का ज़रूरत है। अगर जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब नीचे की ओर आ रही हो, तब आपको बिल्कुल हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा कि हम बिल्कुल गिर रहे हैं, आपका वेट पता नहीं चलेगा। लेकिन जब त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है, तब आपको लगेगा, आपका अपना शरीर में वेट महसूस होगा, भारी महसूस होगा। तो याद रखिएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो आपका भार अधिक मालूम पड़ता है। और ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, क्योंकि आज तो हर एक जगह में लिफ्ट लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है? 4 नंबर में, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ठीक है? लिफ्ट किधर की ओर जा रही है तब आपका भार कम महसूस होता है। तो मैंने क्या बोला? जब त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो भारी महसूस होगा, लेकिन जब नीचे की ओर जा रही होती है तो हल्का महसूस होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा था। तो क्या बोला है?
त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, यानी कि त्वरण के साथ नीचे जब जाती है लिफ्ट तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होता है। आपको लगेगा कि हम बिल्कुल फ्री होकर गिर रहे हैं नीचे, ऐसा महसूस होता है। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर को देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, 1/6। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न 6 नंबर, लोलक की काल अवधि, समय का अवधि यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है। तो ऑप्शन को पढ़ के पहले समझिए। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यस, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, याद रखिएगा। समय के ऊपर निर्भर करता है, नहीं। तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, नहीं। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसमें आपसे क्या पूछा है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। अब यहां पर आपको समझना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो आपसे क्या पूछा, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी, कितना होगी। समान रहेगी, दोगुनी हो जाती है, तीनगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। तो भी क्या है, चाल है। तो अब आप यहां पर समझिएगा, अगर भी के जगह में आप डबल रख देते हैं तो क्या होगा, m तो m ही रहेगा, भी के जगह में आपको 2 भी रख देना है तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा, जैसे यहां पर देखिए, ये 2 का पावर यहां पर 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 तो 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² और गुने में ये 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो 4 गुना हो गया ना, यहां पर समझिएगा 4 गुना हो गया ना, यानी कि mv² क्या है, ये गतिज ऊर्जा है जो कि 4 गुना है, ठीक ना। तो इस तरह का आपको सॉल्व करना होगा, देखना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। यह प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक ना। तो अधिक मालूम पड़ता है कब, जब लिफ्ट त्वरित गति से, त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो आपका भार अधिक महसूस होगा। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, गलत। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। इसमें आपसे पूछा है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में -40 डिग्री बराबर होता है। ये आप हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर में क्या पूछा है, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप याद रखिए हमेशा के लिए, -273 डिग्री राइट आंसर है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है, केल्विन मान से, यहां पर मान में होना चाहिए, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सभी लोग बचपन से याद किए हुए हैं कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। तो 310 केल्विन, ए ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी आएगा, शायद प्रश्न आ ही गया है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन को पहले पढ़िए, 37 डिग्री सेल्सियस, ये राइट आंसर आपको मिल गया और बाकी सब गलत है।
तो ए ऑप्शन सही है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न 13 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। जब अणु का संचरण हो रहा है तब आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है, ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। कैसे जा रहा है, तो आणविक संचलन के द्वारा। जैसे आप पानी को गर्म करेंगे तो उसमें भाप होगा, भाप में पानी का छोटा छोटा अणु है, तो भाप क्या है, गर्म है। अब उसका जो ताप है एक अणु से दूसरे अणु में संचलन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संवहन। तो संवहन कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से पढ़िए, अगर कहीं पर डाउट है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। 14 नंबर प्रश्न में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, याद रखिए हमेशा के लिए, ठोस, द्रव, गैस। ये तीन चीज आप याद रखिएगा, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि के चाल होता है, ठोस में। हवा में कम होता है, पानी में उससे ज्यादा होता है, और ठोस में उससे भी ज्यादा होता है। तो अब यहां पर आपको देखना है ठोस, यानी कि इस्पात में, निर्वात में, जल में, वायु में। वायु में कम होता है, निर्वात में तो होता ही नहीं है, जल में वायु से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इस्पात क्या है, लोहा, यानी कि ठोस। ठोस में सबसे ज़्यादा, तो इसका हो जाएगा इस्पात। इस्पात में, यानी कि ये चारों में से इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। वायु में यानी कि हवा में साउंड का वेग, ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 232 मीटर पर सेकेंड, 210 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 432 मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब है 332 मीटर पर सेकेंड। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस परिघटना को क्या बोलते हैं। जब रेल सामने आती है, जैसे आप जहां पर खड़े हैं आपके तरफ रेल आ रही है, तो रेल का जो साउंड है, तीक्ष्णता है, वो बढ़ते जाती है। ऐसा क्यों होता है, या दूर जा रही है तो घटते जाता है, तो इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। बी ऑप्शन सही है। 17 नंबर, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। मैं पहले भी डिटेल में समझा चुका हूं। जैसे ही आप पृथ्वी के सतह से अगर आप ऊपर की ओर उठते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है। जब वायुमंडलीय दाब घटता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु भी घटता है। अगर पृथ्वी के सतह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो 100 डिग्री से कम में उबलेगा। क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटने से पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक ना। तो आप पढ़ के समझिए, इसमें क्या लिखा है, 100 डिग्री से अधिक में, 100 डिग्री से कम में। तो पानी पहाड़ों पर यानी कि पृथ्वी के सतह से जब आप ऊपर उठेंगे तो 100 डिग्री से कम में ही उबलने लगेगा। ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका मुख्य कारण क्या है। जब वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाता है तो परेशान लगता है, पसीना पसीना लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अधिक पसीना आना, आर्द्रता में अधिक पसीना आना जिसके चलते परेशान होते हैं। कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, जब आर्द्रता होता है तो उमस टाइप का हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, पसीना का जो पसीना आपके शरीर में, हमारे शरीर में बनता है, वो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यानी कि वाष्प नहीं बनता है। यानी कि जब वाष्प बनता तो शरीर सूखा सूखा महसूस होता। जब शरीर सूखा सूखा महसूस होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा। तो यही कारण है, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। सी ऑप्शन आपको सही आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती पहले ठोस होता है, पहले जब जलता है उसमें आप आग जलाते हैं तो वो पिघलता है, लिक्विड बनता है, उसके बाद जलता है और वो जल के फिर भाप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने कपूर को देखा होगा, कपूर ठोस होता है लेकिन जब आप उसको जलाते हैं तो लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट वाष्प बन जाता है। तो इस घटना को, इस परिघटना को क्या कहते हैं? यही चीज़ आपसे पूछा है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर, इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ये चारों में से बताना है, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जैसे चांदी होता है, लेकिन यहाँ पर ये चारों में से कौन सबसे अच्छा चालक है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए पारा क्या है? एक धातु है और धातु जो है ऊष्मा का और विद्युत का अच्छा चालक होता है। और बाकी क्या है? बाकी तो अधातु है, ईथर है, बेंजीन है, पानी है, ये सब क्या है ना। तो पारा क्या है? धातु है और धातु क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पारा राइट है। अब चलते हैं, अब तो लास्ट हो गया। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं समझाने का प्रयास करूँगा।